ना तो एसटी की जनगणना करनी है, ना एससी की जनगणना करनी है, और ना ही ओबीसी की जनगणना करनी है, और ना ही जातियों की जनगणना करनी है। सिर्फ ब्राह्मणों की जनगणना कर दो, मामला खत्म हो जाए। सबसे आसान काम, कोई मुश्किल काम नहीं, एकदम आसान काम, क्योंकि ब्राह्मणों की सवाए जितने भी भारत में हैं, ये सारे के सारे इंडिजिनियस पीपल हैं, भारत के मूल निवासी हैं, और उन्हें उनका हक और उनका जो है अधिकार मिलेगा, वो मिलना ही चाहिए। अभी देने वाला सवाल नहीं बना है, मांगने वाला सवाल। 71% ओबीसी मांग रहा, 17.5% शेड्यूल कास्ट मांग रहा, और 8.5% एसटी मांग रहा। कि जिन लोगों को संविधान का नाम भी पता नहीं है, संविधान की शक्ल भी नहीं देखी है, उनके लिए भी काम हमें करना है। जो संविधान का हक और अधिकार प्राप्त करके जो खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको भी काम करना जिम्मेदारी हमारी है। आजमगढ़ ऐतिहासिक भूमि कह रहा हूं, ऐतिहासिक भूमि इसलिए कह रहा हूं, एक तो ये आजमगढ़ है जिसने बामसेन को एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया। दूसरा यही आजमगढ़ है जहां से हमने 2006 में उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर से काम शुरू किया, और 2007 में जौनपुर में पूरे उत्तर प्रदेश के 72 जिलों में भ्रमण करके 58 जिलों का राज्य अधिवेशन स्थापित किया, जो शायद अपने आप में एक इतिहास था, उसके बाद में नहीं हुआ, पहले भी नहीं। तो आजमगढ़ के अंदर आज ये वामसेफ राष्ट्रीय मूल निवासी संघ और भारतीय भीमसेना का स्टेट कन्वेंशन यानी राज्य अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है। अब आप लोगों को एक बात समझ में आती होगी कि वामसेफ का नाम तो बहुत पहले से सुन भी रहे हैं, और वामसेफ की वजह से ही आज पूरे देश में शायद 25 लाख संगठन है। और उसके बाद में कुछ लोगों ने राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का भी नाम सुना होगा, आरएमएस का भी नाम सुना होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए एक नाम नया जरूर होगा, और वो है भारतीय भीमसेना। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में 1 मिनट में बताना चाहूंगा, ताकि भारतीय भीमसेना को हमने इसमें क्यों जोड़ा और क्यों इसको पूरे भारत में प्रस्तावित कर रहे हैं। वैसे इस देश में सेनाओं की कोई कमी नहीं है, भीम आर्मी भी काम कर रही है, भीमसेना भी काम कर रही है, और भी अलग अलग कई सेनाएं काम कर रही है, लेकिन जिसका जिक्र हमने यहां किया है, ये भारतीय भीमसेना किसने और क्यों बनाई। भारतीय भीमसेना बनाने वाले वी श्याम सुंदर, जिन्हें दक्षिण का यानी दक्षिण का अम्बेडकर भी कहा जाता है, दक्षिण का अम्बेडकर, वे बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे साथी भी थे, और बाबा साहब के जाने के बाद में हमारे मिशन को उन्होंने आगे संभाला साउथ में, दक्षिण भारत के अंदर। ऐसे भी श्याम सुंदर साहब ने भारतीय भीमसेना का गठन 1968 में किया, 1968 में, और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें शायद वामसेफ भी एक प्रोसेस में था, बन नहीं पाया था। 73 में बीजारोपण हुआ और 71 में वामसेफ बना, यानी वामसेफ की विचारधारा बन रही थी, पनप रही थी। घनश्याम साहब, डीके खापर्डे साहब, दीना महाराज जी जैसे लोग उसे आगे बढ़ा रहे थे। उस समय साउथ के अंदर वी श्याम सुंदर साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया, मूल भारती, मूल भारती, जिसे आज हम लोग एक नए शब्द में कह सकते हैं, मूल निवासी। उन्होंने मूल भारतीय कॉन्सेप्ट दिया, और भारतीय भीमसेना का एक संगठन बनाया। उसमें भारतीय शब्द उन्होंने इसलिए डाला क्योंकि वे भारतीय लोगों की बात करते थे, यानी भारत के इंडिजीनियस पीपल की बात करते थे,
भारत के मूल निवासियों की बात करते थे, इसलिए उन्होंने इससे डाला भारतीय भीमसेना। और भीमसेना यानी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से उन्होंने बनाई। तो मुझे 2-3 साल पहले जब मेरे काम से दक्षिण के लोगों को पता चला कि उत्तर भारत में एक संगठन चल रहा है, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और वहां पर मुझे इसकी जानकारी दी। तब मैंने समझा कि पूरे भारत में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन चल रहा था उसी तरीके से किस प्रकार से साउथ के अंदर भी चलाने वाले लोग थे। तो दक्षिण भारत में भी हमें इसे आगे बढ़ाने के लिए इस भारतीय भीमसेना को एक तरह से दोबारा जो है रीऑर्गेनाइज करने का जिम्मा मुझे दिया गया और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसलिए मैं आप लोगों के सामने थोड़ा खुलासा करना चाहता था, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारतीय भीमसेना नया नाम आया है, ये कहां से आया। मेरा जन्म तो 1969 में बताते हैं, लेकिन भारतीय भीमसेना का जन्म 1968 में मेरे बर्थ से भी 1 साल पहले हो गया था। और आज इस काम की वजह से या इस मूवमेंट की वजह से इसमें आज यहाँ शहीद विराजमान है हमारे वरिष्ठ वयोवृद्ध साथी। मैं जब भी जाता था तो जी साहब और हम लोग, मैं आपके घर पे ही रुकता था। तो इस काम की वजह से आज मुझे मेरे से 1 साल पहले, जन्म से 1 साल पहले बने संगठन के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे काम करने का अवसर मिला। इसलिए मैंने जिम्मा लिया कि वैसे दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहने दूंगा, पूरे भारत में इसको प्रस्तावित करूंगा। और इसी के अंदर बी श्याम सुंदर साहब जो जिनको हमने राष्ट्रीय लेवल पे महापुरुषों में शामिल किया। तो साथियों, आज हमारा अधिवेशन इस ऐसी परिस्थिति में हो रहा है जिस समय हमारे समाज के अधिकांश लोग ही नहीं कह सकते हैं कि यहां आने वाले लोगों के अलावा सारे लोग आज त्योहार का आनंद ले रहे हैं। जिन लोगों को भारतीय संविधान जैसा भी साथी कह रहे थे कि देखा भी नहीं, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने संविधान का कभी नाम सुना भी नहीं, ऐसे लोग आज दीपावली का आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग जिनको इस संविधान की वजह से बहुत कुछ प्राप्त हुआ, वे भी आज एंजॉय कर रहे हैं, आज उन सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस संविधान के प्रति जागृत हैं। उन लोगों ने सोचा कि त्योहार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन अगर संविधान के ऊपर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो हम लोगों को वहां पर जरूर जाना चाहिए। जब इस तारीख को तय किया गया तो हमारे साथी उत्तर प्रदेश से डॉक्टर पीवी प्रसाद साहब जो हमारे सीसी के मेंबर हैं, हमारे साथी चंद्रिका प्रसाद जी सीसी के मेंबर कानपुर से हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, काफी लंबी मशक्कत चली कि कैसे हो पाएगा, रात को दीपावली है और सुबह आप कार्यक्रम कर रहे हो। मैंने कहा मुझे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे लोग ढूंढने हैं जो लोग किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में अपने समाज और संविधान के लिए आ सकते हैं। ये हमारा टेस्ट नहीं होगा, चाहे हम लोग 50 या 100 लोगों की क्यों ना हो, लेकिन हम पता तो लगा लेंगे कितने लोग हैं जो ऐसी परिस्थिति में भी कार्यक्रम में आ सकते हैं। आप सभी लोगों ने ये साबित कर दिया आज अपना पूरा समय इस कार्यक्रम को देकर के कि आप सभी लोग संविधान के प्रति जागरूक हैं। और कुछ लोगों का यहाँ से शायद डॉक्टर साहब के विशेष आग्रह पर आना उनकी मजबूरी हो गया होगा, तो वो भी डॉक्टर साहब को थोड़ा सलाम करके निकल गए। लेकिन अभी तक जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उन्हें मैं संविधान समर्पित लोगों की श्रेणी में लेता हूं।
जो लोग आज अपने बच्चों के बीच में से समय निकाल करके चारों तरफ इस प्रकार का माहौल बना हुआ है, उस माहौल में से अपने को निकाल करके एक ऐसी एकांत जगह में लेकर के आए, उन लोगों के लिए कहीं पर भी किंतु परंतु नहीं हो सकता कि समाज के प्रति और संविधान के प्रति समर्पित नहीं। इसलिए हम चौथी श्रेणी के लोग हैं। जो 3 श्रेणियां मैंने आपको पहले बताई, उन लोगों के लिए हमें काम करना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों को संविधान का नाम भी पता नहीं है, संविधान की शकल भी नहीं देखी है, उनके लिए भी काम हमें करना है। जो संविधान का हक और अधिकार प्राप्त करके जो खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, उनको भी काम करना जिम्मेदारी हमारी है। तो ये जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, इस जिम्मेदारी को लेकर के ही हम सब लोग यहां पर इकट्ठा हुए। तीसरा, ये ऐतिहासिक भूमि में बताना चाह रहा हूं कि क्यों है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो जाति आधारित जनगणना का मुद्दा बड़ा जोर शोर से उठ रहा है, और उसी आवाज के लिए बिहार में कुछ निर्णय लिया गया। मैं आप लोगों की जानकारी और आप लोगों के लिए बड़े फख्र की बात कहता हूं कि 2010 में इसी आजमगढ़ के अंदर शायद कृष्णा कॉलेज, यादव जी का कृष्णा कॉलेज, वहां पर हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था। उस कार्यक्रम में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के द्वारा संचालित सत्य शोधक समाज के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम शायद बहुत सारे लोगों ने सुन रखा होगा, हरिभाऊ नरके, जो अभी अभी कुछ महीने पहले हमारे बीच से चले गए। ये हरिभाऊ नरके महाराष्ट्र के और ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक संस्थान के अध्यक्ष और हमारे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर फकीर चंद जी पेरिया उस कार्यक्रम में मौजूद थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय करवाल साहब ने और हम लोगों ने उस कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट निर्धारित किया था, वो सब्जेक्ट था कि SC ST की तर्क पर या तरह से ओबीसी की भी पृथक जनगणना होनी चाहिए। ये तो आज आवाज उठ रही है ना, अरे भैया कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ हरकत होती है, तब जाकर के वहां पहुंचती। आज इतना बड़ा भावंडर देश में खड़ा है, हर आदमी कह रहा है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और ये नेशनल इश्यू बन गया है। ये इसी आजमगढ़ की धरती से कृष्णा कॉलेज के अंदर कार्यक्रम के मंच से उठी हुई आवाज। लेकिन हुआ क्या, हमारे दुश्मन ने कितना चालाकी से इसको डाइवर्ट किया। 2010 चल रहा था और 2011 में जनगणना होनी थी, और हमने कहा कि ओबीसी की पृथक जनगणना कैसे, जैसे कि जनगणना के दौरान SC का एक कॉलम होता है, ST का एक कॉलम होता है, धर्म का एक कॉलम होता है, और उसके अंदर लिखा जाता है अगर आप ST में आते हो तो टिक किया जाता है, ST में आते हो तो टिक किया जाता है। उसी के अंदर एक कॉलम और बनाना था और उसमें लिखना था ओबीसी। जो व्यक्ति कहता है मैं ओबीसी में आता हूं, उसको उसमें टिक करना था। अगर ये जनगणना 2011 में होती तो ओबीसी का जो 52% मंडल आयोग के जमाने में रहा, मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 52% था, उसके बाद तो 2010 के आते आते ऐसी बहुत सारी जातियां जिनको ओबीसी में शामिल किया गया, जो पहले नहीं थी, मंडल आयोग के समय में नहीं थी, ऐसी बहुत सारी जातियां बाद में उसमें समाहित की गई। अगर उन जातियों की संख्या को अगर जोड़ा जाता तो उस समय 70% के आसपास ओबीसी का आंकड़ा होता। अगर ओबीसी का आंकड़ा 70% बनता
तो जैसा कि अभी जी साहब ने कहा कि वो एसटी का कोटा निर्धारित होता है 7.5% एसटी है, तो पूरे देश में जब राष्ट्रीय बजट बनता है तो 7.5% एसटी का बजट अलग बनता है, एससी का 15% बजट अलग बनता है। ठीक उसी प्रकार से अगर ओबीसी का आंकड़ा आता तो ओबीसी को भी 71% उतना सुरक्षित होता। ये जानकारी हमारे लोगों को तो नहीं थी, लेकिन दुश्मन को बहुत ज्यादा थी। इसलिए हमारी इस आवाज के तुरंत बाद जब मीडिया के कुछ लोगों ने इसको दिखाया तो पार्लियामेंट में और राज्यसभा में हलचल हुई और वहां पर मुलायम सिंह जी ने, नीतीश कुमार ने, मायावती जी ने वॉकआउट किया और उस वॉकआउट करने की बात की आवाज यहां से निकली और पार्लियामेंट तक गई। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए। कांग्रेस का कैबिनेट बैठा, मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में, सोनिया जी के नेतृत्व में, और उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा खतरा है, इसे टाला कैसे जाए, नहीं तो ये हमें कृष खत्म कर देगा। जैसा अभी कहा कि अगर ये इकट्ठा हो गए तो जापान वाला सिस्टम यहां हो जाएगा। वहां पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में हुआ। उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग करने के बाद में उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा कि 2011 में आर्थिक आधार पर, जाति आधार पर जनगणना हो। जाति आधार पर हमने नहीं मांगा था, जाति आधार पर जनगणना, और भूल से भी कोई हमारा विद्वान ये मांग मत करना कि जाति आधारित जनगणना मांग करना है। जाति आधारित जनगणना हमारे सत्यानाश का कारण है और होकर रहेगा। ये हमारी मांग ही नहीं है, ये हमारे दुश्मन ने हमारी मांग को डाइवर्ट कर दिया। हमारी मांग थी ओबीसी की जनगणना और उन्होंने कह दिया जाति की जनगणना। 2011 आ गया, लोगों ने कहा लो भाई तुमने कहा था जाति वाली, वही करो, वही वाली करो। तो तुरंत ही पलटा मारा और क्या कहा, 2011 की जनगणना आर्थिक आधार पर, आर्थिक आधार पर होगी। लोगों ने विरोध किया, उन्होंने 2011 की जनगणना कर भी ली, आपको पता भी नहीं चला, आपने चुपचाप अंदर रख भी ली, किसी को पता नहीं चला। और 2021 वाली तो 21 नहीं हो गई, लेकिन 23 चल रहा, हमें पता ही नहीं है हुई भी है कि नहीं। हमारे लोग जनगणना कब मानते हैं? जब कोई कर्मचारी हमारे घर पे आवे, नाम लिखे, कितने भाई, कितने बहन, कितने बेटे, कितना, वो सारा आंकड़ा ले जा करके कलेक्ट करे, तब हम समझते हैं कि जनगणना हुई। अरे आपकी जनगणना तो आपके बच्चे के पैदा होते ही हो गई। आपका आधार कार्ड, आपका जन आधार कार्ड, आपके जितने डॉक्यूमेंट बने हुए हैं वो सारे जनगणना के ही हैं, और किस बात के? वो सारे आंकड़े जब आपके वहां पर पड़े हुए हैं तो अलग से जनगणना करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन हमने 2011 की जनगणना का आंकड़ा उनसे निकलवाया। जब निकाला गया तो सामने आया कि ओबीसी की संख्या 71%, 2011 की जनसंख्या की बात कर रहा हूं, 71% ओबीसी का आंकड़ा, और एसटी का बढ़कर 7.5 से 8.5 हो गया, और शेड्यूल कास्ट का जो है 15 से बढ़कर के 17.5 हो गया। अगर इन सबको आपस में मिलाया जाता है तो ये 97% हो, 97%, 3% ही बचते हैं तथाकथित सवर्णों के नाम पर। जिस समय कांशीराम साहब ने 1585 का नारा दिया था, उस समय बहुत सारी जातियां, तो क्या उस समय ओबीसी ही नहीं, ओबीसी ही मंडल आयोग लागू हुआ तो 92 में हुई, और कांशीराम साहब ने नारा दिया था 84 से पहले, उस समय भास्कर में 85% था हमारा। लेकिन आज हमारी संख्या, भारत के इंडिजिनियस पीपल्स की संख्या 97% हो गई है। हमारे लोगों को पता ही, ये आज का सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन मुझे यह बात निकल गई, इसलिए कहना पड़ा कि ये जो बात है ये भी आपके आजमगढ़ के धरती से उठी हुई आवाज है, जो आज उनके गले की हड्डी बन गई है, ना निकलते बन रही, ना बोलते
बन रही है और निश्चित तौर पे हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर प्रयास करेंगे। तो अब अगला आंकड़ा हमारा ये होगा कि न तो एसटी की जनगणना करनी है, न एससी की जनगणना करनी है, और न ही ओबीसी की जनगणना करनी है, और न ही जातियों की जनगणना करनी है। सिर्फ ब्राह्मणों की जनगणना कर दो, मामला हो सबसे आसान काम, कोई मुश्किल काम नहीं, एकदम आसान काम। ब्राह्मणों की जनगणना कर लो और आप तुम्हारी समस्याओं का समाधान, क्योंकि ब्राह्मणों के सवाए जितने भी भारत में हैं वे सारे के सारे इंडिजिनियस पीपल हैं, भारत के मूल निवासी हैं, और उन्हें उनका हक और उनका जो है अधिकार मिलेगा, वो मिलना ही चाहिए। अरे जब उनका हम लोग तथाकथित सवर्णों का 3% एक्साइज डाल देंगे, छाट देंगे, तो 3 से 3.5 या 3.25 भी नहीं मिलेगा। तुम्हारा 100% दे दो, तुमने तो हमको 100% नहीं दिया, हम तुमको 100% देते हैं। तुम्हारा 100% 3% दे दो, बाकी 90% हम पे छोड़ दो, वो हम अपने आप बांटेंगे। हमारे भाइयों को कैसे बांटेंगे? रास्ते बहुत है, समस्याओं का समाधान समस्याएं गिनाने से नहीं होता। मंचों पर आकर समस्याएं गिनाते रहे हम लोग, ये हो गया, वो हो गया, उनको वो करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए। अरे करना होता तो हमारी 100 पीढ़ियों को काम बना कर रखा। अगर उन्हें करना होता, उन्होंने 100 पीढ़ी तक हमारे साथ में न्याय नहीं किया, और आज हम पढ़े लिखे लोग और सक्षम लोग होकर के भी भंसार माइक मिल जाए तो हम ये कहते हैं कि उनको वो करना चाहिए। करेंगे क्या वो? बता तो कर लेंगे, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी है कि सदियों से हमारी आदत मांगने की डाल दी। हमारी आदत अभी देने वाली आदत नहीं बनी, अभी देने वाला समाज नहीं बना है, मांगने वाला समाज। 71% ओबीसी मांग रहा, 17.5-18% शेड्यूल कास्ट मांग रहा, और 8.5% एसटी मांग रहा, 50% महिलाएं मांग रही। अरे भाई आखिर देने वाला है कौन? कौन है देने वाला? मांग किससे रहे हो? ये समस्या है हमारी सबसे बड़ी। लोकतंत्र में लोग 51% होते हैं, वो देने वाले होते हैं। हम यहां पर 97% होकर के मांगने के लिए खड़े हैं, और मांग भी क्या रहे हैं? 2 रुपए किलो वाला गेहूं, 5 किलो फ्री वाला गेहूं, बीपीएल में चयन, प्रधानमंत्री आवास, ये हम मांग रहे हैं। मांगने का भी कोई हैसियत होती है, हमारे समाज की मांगने की भी ये हैसियत बना दी। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जय हो मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।